अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान न सिर्फ ये कि कशीदगी जारी है बल्कि कशीदगी बढ़ती भी जा रही है। भारत LOC पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग्स दी और उन्हें अपने तौर पर राम करने की कोशिश की। अखबार का कहना यह भी है कि भारत इस हवाले से कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इन ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। पाकिस्तान भी सिफारती मैदान में मुतहरिक है। दुनिया की बड़ी ताकत चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी अपने हम मनसबों से राबितों में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एलामिये में अपनी मर्ज़ी के अल्फाज शामिल कराने में भारत को नाकामी हुई है और भारतीय कोशिशों को खासा धचका पहुँचा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें बावजूद शदीद इख्तलाफात के कौमी सलामती के हवाले से एक पेज पर हैं, लेकिन अगर मगर के बगैर एक मौक़िफ़ के लिए जिस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जा रहा था वो होकर नहीं दे रही है। इस बारे में हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमत की तरफ से कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा। ऐसा क्यों है? क्या हुकूमत को PTI से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पाक भारत कशीदगी और इससे जुड़ा ये अहम सवाल आज के पैनल के सामने रखकर हम जानना चाहेंगे कि हुकूमत के इस इत्मीनान की वजह क्या है कि वो कौमी सलामती पर अपोजिशन जमातों को कॉल क्यों नहीं दे रही। साथ ही साथ हम CCI के आज होने वाले इजलास पर भी बात करेंगे कि 2 मई को होने वाला इजलास आज ही क्यों तलब किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये तनाज़ा, ज़ाहिर है नहरों के तनाज़े की हम बात कर रहे हैं, ये हल हो चुका है। CCI का इजलास सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है, लेकिन नाज़रीन ये जो सारा मामला है ना, ये इतना सादा नहीं है। इस मुलाकात के बावजूद सिंधी कौम परस्त मुजाहिरीन का धरना जारी है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। क्या आज की CCI की ये मीटिंग एहतजाज ख़त्म करा सकेगी? क्या नई नहरों का तनाज़ा कुछ अरसे के लिए सही फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर कालाबाग डैम की तरह इसकी फ़ाइल बंद कर दी जाएगी? इसके साथ ही हम आज पंजाब के पंजाब एयरलाइन और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे। कहा यह जा रहा है नाज़रीन कि पंजाब एयर के लिए 4 तैयारे लीज़ पर लिए जाएंगे। सुनने में ये खबर बहुत भली और पंजाब की तरक्की और खुशहाली का मजहर मालूम होती है, लेकिन PIA का हाल सामने रखते हुए पंजाब को इन अरबों रुपयों के मंसूबों का आगाज़ करना चाहिए। एक तरफ वफाक PIA से जान छुड़ा रहा है और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत कह रही है कि अपनी जान फंसाएंगे, यानी आ बैल मुझे मार। आज इन टॉपिक्स पर बात होगी। बात हम किन से करने जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ आप देख सकते हैं वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। हमें ज्वाइन किया है आज़म मलिक साहब ने, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शराज हसनात साहब, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम साहिबान सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनसे अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। मैं नौशाद साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। नौशाद साहब, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अभी उसकी सिफारती पोजीशन है, जो कि ज़ाहिर है कि हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम ये फील भी करते हैं कि उसकी सिफारती पोजीशन अभी इतनी मजबूत नहीं है, तो इस सिफारती पोजीशन के साथ वो इस तरह के किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल हो सकता है सर? कोई रिएक्शन, कोई दबाव, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आप देख रहे दुनिया की तरफ से भारत के ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल तो जो जब मैं और आपकी बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक तो भारत पूरे तरीके से नाकाम हो चुका है। जो भी उसकी ख्वाहिश थी, उसका जो भी उसने कोई प्लान तैयार किया था या जो भी उसकी वो आउटकम निकालना चाहता था, यकीनन आउटकम जो है वो सिंतास मुआहदे से जुड़ी हुई है। लेकिन असल मामला ये है कि ये जो कुछ भी भारत ने किया है, पहले भी कई दफ़ा किया है और अब तो भारत के अपने अंदर से सिर्फ मुखालिफ सियासी जमात नहीं बल्कि जो पुराने जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुराने जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो रियासत के मामलात को और हुकूमतों के मामलात को समझते हैं, वो इंटेलिजेंसिया जो है वो क्वेश्चन रेज कर रही है कि जब से ये मोदी जो है वो और उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू हो चुका और वो उस पर बात कर रहे हैं और सवालात जो वो पूछ रहे हैं उनके जवाबात नहीं है मोदी हुकूमत के पास। यही मामला हुआ, आपने अभी खुद कोट किया कि जिन सुफरा के साथ मुलाकात की मोदी ने, उन लोगों का कहना यह है कि वो जो है पहले से उसने कोई जहन बनाया हुआ है मोदी साहब ने
जंग का जो वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है चीन के बयान आ जाने के बाद से, और जो सलामती काउंसिल के अंदर जो सुबकी हुई है भारत को, जिसके अंदर वो अपने मर्जी के अल्फाज तक शामिल कराने की पोजीशन में नहीं है, तो उससे वाजे हो रहा है कि जो अक़वाम आलम है उसमें जो 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 जिन पर जिम्मेदारी है चीज़ों के मामलात को या देखने की, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो भारत ने ये जो ड्रामा किया है पहलगाम का, ये इसके अंदर कोई सदाकत उस तरह से नहीं है, और उसका पाकिस्तान से तो किसी सूरत ताल्लुक नहीं है। कल भी एक टीवी चैनल पर मैंने एक बात कही थी, वो बड़ी सिंपल और सादा और आसान सी बात है। वो अगर आप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि बिलफर्ज ये फर्ज कर लें कि जी पाकिस्तान की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़ी सीधी और सादी बात है कि वहां फिर ये हजारों की तादाद में कश्मीरियों को पकड़ने का क्या तुक बनता है? क्या लॉजिक है इसकी कि आप कश्मीरियों को जो है वो मासूम कश्मीरियों के घर जो है वो गिराने शुरू कर दें और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें? और अब तो वो जिस पे पहले मुद्दा डाला गया था, वो जो रेजिस्टेंस समथिंग कोई छोटी सी एक जमा वहां पे है, कोई मूवमेंट, उसने भी इनकार कर दिया। तो ये जो सारे का सारा मामला है, एक्चुअली ये मिसकैलकुलेट हो गया है मोदी से, मिस हैंडल हो गया है। मिसकैलकुलेशन इसलिए हुई है कि उसको एहसास, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जो है एक हुकूमत ऐसी होगी जो शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का दावा कर देगी और कह देगी कि जी पूरी दुनिया में जो भी गैर जानिबदार है वो आके इसकी तहकीकात कर ले, कौन मुलव्वस है कौन नहीं, दूध का दूध पानी का पानी। मैं सर थी एक हुकूमत की जो जुम्मे के जुम्मे सिर्फ जो है ना, कश्मीर एनेक्स हुआ था तो वो जुम्मे के जुम्मे जो है वो सिर्फ एहतजाज पे इत्तफाक करते थे, तो उसकी निस्बत ये जो जवाब उसको मिला वो उसकी इसके लिए तैयार नहीं था। ये मीडिया फ्रंट की बात है, बयानिए की बात है। और दूसरी जो मिसकैलकुलेशन हुई है, उसको ये लगता था कि जो ओवरऑल वो दुनिया के आगे जो अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो जिन चीजों का फायदा उठा लेता है, अब उसमें बहुत फर्क आ चुका है। कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के बाद उसकी वो रेपो नहीं रही जो एक जमाने में सेकुलर इंडिया के तौर पर हुआ करती थी। अब वो एक बुनियाद परस्त और एक जिसे कह लीजिए कि इंतहा पसंद हिंदू मुल्क के तौर पर जाना जाने लगा है, क्योंकि उसके शवाहिद दुनिया के पास मौजूद हैं कि वो दुनिया भर के ममालिक में क्या कर रहा है। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा ना कि अपने वहाँ पर अपने जो लोग हैं, भारत के अपने जो लोग हैं जो इन सारे मामलात को समझते हैं, सिफारती महाज को जानते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को समझते हैं, भारत की पोजीशन को समझते हैं, वो भी जो कुछ अभी किया जा रहा है भारतीय हुकूमत की तरफ से उसको बेहतर इकदामात नहीं गर्दानते हैं, और इस पर बात भी हुई है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी आज़म साहब। भारत में हमने देखा है कि बीजेपी हुकूमत को तनकीद का तो सामना है ही है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि उस तनकीद को अपनी हिमायत में तब्दील करने के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो भी हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें कांग्रेस जो है उसने बीजेपी से बिल्कुल हटकर एक मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। आपको लगता है कि जो भारत का अंदरूनी इंतशार है वो भारत को इतना बड़ा फैसला लेने पर वो कर सकता है, लाइक इजाज़त देता है इसकी कि वो अपने पड़ोसी पर इस तरह से कोई हमला कर दे या कोई इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करे? जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो इस नैरेटिव को समझने की ज़रूरत है कि भारत को हर 1 या 2 साल बाद वो ऐसा नैरेटिव क्यों डेवलप करता है, ताकि वो इन चीज़ों को एक्सेलरेट कर सके और अपनी इलेक्शंस को वो आगे लेके चल सके। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप 2:20 पर हमला हो और 2:30 पर एफआईआर दर्ज करवा दें। पूरी दुनिया में नहीं होता। आप फिर फौरी इमीडिएटली तमाम सफारतकारों को बुलाकर उनके सामने बात करें, लेकिन आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो। तीसरा, पाकिस्तान ने सबसे बेहतरीन डिप्लोमेटिकली जो चीज़ की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जितने भी कोई गैर जानबदार मुल्क है वो आए और आके आज़ादाना तहकीकात कर लें। अगर हम मुलव्वस हैं तो आप हमें बताएं। तीसरा ये है कि भारत ने, आपको याद होगा 2019 में जो एक इशू किया था, तो भारतीय मीडिया का जो लेवल था वो यहाँ पे था। इस लेवल पे आके मोदी को उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चले, और मोदी ने फिर बालाकोट और इस इलाके में 1-2 एयर स्ट्राइक करवाई। अब जो भारतीय चैनल्स हैं उनका लेवल 2019 से भी आगे चला गया। अब मोदी को वो इस जगह पे जाके रेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो भारत एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका ने एक छोटे बेबी को पाला है और वो बेबी एक जवान बन गया है, उसकी 1.5 अरब से ज्यादा आबादी है, वो एक दुनिया की मजबूत जो है वो एक मईशत बनकर उभरा है। ऐसा नहीं है कि भारत आज चाहेगा तो भारत के अंदर जो कौमें हैं वो उसे कहेंगे कि जाएं जाकर वो लड़े। भारत जो है वो अखंड भारत का नारा लगाता है। वो कहता है जी नेपाल, भूटान, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हमारा है। तो भाई आप लो ना जाके अफगानिस्तान। हम हमारे ऊपर इल्जामात क्यों लगाते हो? जो अंदरूनी खलफशार है, लेकिन कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी भारत के अंदर 26 मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं
वो स्टेट के खिलाफ निबर्द आजमा है। नक्सलबाड़ी इज वन ऑफ द टॉप लिस्ट, खालिस्तान है। तो भारत का ये जो इल्जाम है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो मीडिया वॉरफेयर के थ्रू वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करना चाहता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कम से कम भारतीय मीडिया ने हम पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उनको इकट्ठा कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी। हमें आप मैं इसी पॉइंट पे बात करने जा रही हूँ। आजम साहब ये बड़ी अच्छी जानिब आपने निशानदेही की कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एटलीस्ट हमें किसी एक चीज़ को लेकर जो है मुत्तहिद दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक चीज़ की कमी देख रहे हैं कि जैसे भारत में एपीसी हुई है उस तरह से पाकिस्तान में अभी तक क्यों एपीसी नहीं बुलाई गई है। हमें सफारती महाज पर तो बड़ा सरगर्म पाकिस्तान दिखाई देता है, लेकिन जो अंदरूनी हमारे आपसी मामलात हैं इस इशू को लेकर वो भी डिस्कस किए जाने चाहिए। काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो काशिफ साहब आजम साहब ने जिक्र किया कि वहाँ का जो मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया हम कहते हैं और वो सबको दिखता भी है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है हालात को जंग की जानिब, तसादुम की तरफ लेकर जाने के लिए। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। टीवी चैनल्स के साथ साथ, न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स पर वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। सर एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये सवाल कि जो मैंने कहा कि हम सिफारती महाज पर बड़े सरगर्म हैं, इसाक डार साहब रब्ते कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को भी तो एतमाद में लेना चाहिए। काशिफ साहब एपीसी नहीं बुलानी चाहिए फौरी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भारत का जो मिजाज है, भारत ने जहाँ से केस बिल्ड करना शुरू किया और जिस जगह इंसिडेंट हुआ वहाँ से 5 मिनट के बाद भारतीय मीडिया ने तवातुर के साथ एक इल्ज़ाम तराशी का मामला किया। जब उसके जवाब में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से चीज़ें की गई तो उसके बाद हमने तो किसी चैनल को बंद नहीं किया, हमने किसी यूट्यूब चैनल को बंद नहीं किया, हमने तो किसी के ऊपर इज़हार राय की कदगन नहीं लगाई। और भारत जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, 150 अरब का मुल्क कहता है अपने आप को, और उसकी हालत ये है कि उसके चंद चैनल्स के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वही उससे जो है उससे परेशान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया की हद तक भारत और पाकिस्तान की कशीदगी का एक एलिमेंट था और एक मामला था, मैं समझता हूँ कि उसमें तो शायद अब तक पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। और ये चैनल्स का बैन होना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की मीडिया की स्ट्रेटजी की हद तक इखलाकी तौर पे एक जीत है। दूसरी बात ये है कि भारत अव्वल तो एडवेंचर करेगा नहीं क्योंकि उसके पास कोई इतनी कैलकुलेटिव मूव नहीं है। दूसरी बात यह कि जो जोग्राफी हालात हैं अगर उसको देखें तो देखें, चीन जो है उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है, पाकिस्तान के साथ पूरी बैकिंग है उसकी। ईरान जो है वो भी कोशिश करे सालसी हो जाए। बांग्लादेश उसकी सपोर्टिव नहीं है, बांग्लादेश में चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले पे, तो फिर ये मामला रुकेगा नहीं, ये मामला फिर भारत की तकसीम पे जाके रुकेगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर ये मामला हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भारत जो तशद्दुद, जो उसका रवैया है कि आप लोगों के घर गिरा रहे हैं, आप लोगों को नजायज़ तंग कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन अक़लियतों को हवा दे रहे हैं कि वो इस बात पे मजबूर हो जाएं कि मर तो वैसे रहे हैं तो फिर क्यों ना हम बगावत का अलम बुलंद करें और हम कहें कि हमने भारत के साथ नहीं रहना। सिखों के साथ वैसे आप जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस सारे मामले में भारत जो है उसका जो मामला है वो डिफरेंट है। और भारत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि दबाव इतना रखूं कि मामला को सीधा कर सकूं। और सर एपीसी वाले मामले पे आप क्या समझते हैं, क्यों हुकूमत इसको संजीदा नहीं ले रही? सारा का सारा जोर सफारती महाज पर है, वो सही है, हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन अपने लोगों को भी, जैसे उमर अयूब साहब ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि बिठाना चाहिए? भाई आप अपने वज़ीर आज़म को बुज़दिल कह रहे हैं और इस सिचुएशन में कह रहे हैं आप। देखिए, सियासतदानों का काम होता है चीज़ों को लेके चलना। हाँ। अब सियासतदान उन चीज़ों को कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते, बाहर लिए तो हुकूमत की एक वाज़े लाइन है, पॉलिसी है, हुकूमत इसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकती है। ठीक है, शराज हसनाद साहब, आपने सर हमें बड़े दिनों के बाद ज्वाइन किया है। वी रियली मिस्ड यू, लाइक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इशूज़ को लेकर, बट हमें अंदाज़ा है आप बिज़ी थे, आज भी आपने वक्त निकाला सर, पहले तो नवाजिश इसके लिए। फिर सर मुझे ये बता दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जमातें क्यों मिलकर नहीं बैठ रही हैं, और एक ही पार्टी में से मैं नाम भी ले देती हूँ, पीटीआई की जब हम बात करते हैं तो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हमें मुख्तलिफ बयानात देते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये हमें कमज़ोर शो करती है, और हम कमज़ोर नहीं हैं। जिस तरह से ट्विटर के ऊपर हमारे लोग एक जंग लड़ रहे हैं वो सबके सामने है, जिस तरह से हमारे हौसले हैं और जिस तरह से हम इस चीज़ को बिल्कुल वो ले नहीं रहे, जिस तरह से भारत हमें धमकी में लाकर दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर सर आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानात को रोकने के लिए एक एपीसी बुला लें, बैठ जाएं सब मिलके, क्या हर्ज है सर इसमें? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं पहले आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका।
देखें, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि गवर्नमेंट हमेशा गिविंग एंड पे होती है, और पर्टिकुलरली जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल मामला आता है जहाँ पे कंसेंसस चाहिए होता है, और इस मामले पे डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा कंसेंसस है भी और मज़ीद चाहिए भी है, जहाँ पे हम किसी सूरत की कोई ओपोनेंट स्टांस को एक्सेप्ट या प्रपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ओपोनेंट स्टांस का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की सॉलिडारिटी और सवेरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब दुश्मन हमें ललकार रहा है, जब वो हमारे ऊपर बेजा इल्जामात लगा रहा है, तो हमारे कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से, वहां पे हमें बहुत सेंसिबली एक्ट करना है, और उस सेंसिबली एक्ट करते हुए हमें उनके साथ जुड़ना है। ये तो है एक मौका। दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हुकूमत का अपर एंड होता है, हुकूमत के पास एक पोजीशन डिफरेंट होती है। यहाँ पे जहाँ हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पे नबरत आजमाए, वहां पे इस वक्त हुकूमत को दोबारा से एक हाथ आगे लाना है, ये जेस्चर देना है जो पॉलिटिकली भी, सोशली भी और नेशनली भी उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा कि जहाँ पे किसी भी पार्टी, चाहे वो पीटीआई है या कोई और है या बलोच है या अपना इंटीरियर सिंध के नेशनलिस्ट हैं, वो किसी भी मामले पे गवर्नमेंट एक स्टांस, एक हाथ आगे बढ़ाए और उनको अपने साथ बिठाए, और उनको साथ बिठा के ये जेस्चर दे कि बिल्कुल ये बयानात की हद तक नहीं बल्कि फिजिकली भी, मॉरली, एथिकली, तन मन धन से सारे के सारे पाकिस्तानी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टांस स्टेक होल्डर इस पेज पे एक हैं, और कोई भी डिफरेंसेस जो हमारे इंटरनली हैं वो इस मैटर के ऊपर गालिब नहीं हो सकते। हम इसके ऊपर एक ही तरह का स्टांस लेके चलेंगे। जहां तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने आ रही है, मेरा ख्याल है कि ये मैं इनको बचगाना और बेवकूफाना स्टेटमेंट समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सेंसिबल एक्ट करना है उन नेशनल लीडर्स को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं इंक्लूडिंग पीटीआई, कि वो किस तरह यहाँ पे करते हैं। नंबर 3, अच्छी बात यह है कि कुछ हुकूमती हलकों ने भी और कुछ सीनियर तज्जियाकारों ने भी अपने ज़राए से इस बात की तस्दीक की है कि बानी पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के इस हवाले से मुज़ाकरा सामने आ रहे हैं, और उनका भी ट्विटर पे है, तो कहीं वो उस नेगेटिविटी में नहीं जा रहा जो एंटायर इस्टेब्लिशमेंट तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी थे। तो ये सारे मामले पे ये बहुत अच्छा स्टेप है। मिल बैठ के बैठेंगे तो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं, यकजहती दिखा सकते हैं। अगर हम अलग-अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे रहे तो नुकसान तो हमारा नहीं होगा, अपना ही नुकसान करेंगे जो ये अलग होंगे, क्योंकि ये मुल्क में हमेशा कायम रहना है और हमेशा सदा इसने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अब किसी नोट पे ना इस सेगमेंट का वो कर रही हूँ खात्मा, और अगला सेगमेंट जो है उसमें नाज़रीन जब हम मिल रहे होंगे तो कहा यह जा रहा है कि कौमी वादत के नाम पर ये जो केनाल मंसूबा है, जब हम मिल बैठने की बात करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को APCs के ज़रिए या मीटिंग्स के ज़रिए आपसी हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़ोर दिया जा रहा है वो ये है कि जी ये जो केनाल मंसूबा है इसको किसी तौर रोका जा सके, और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वज़ीर आज़म ज़ाहिर है कि मिल के बैठ भी रहे हैं। लेकिन मसला ये है, सवाल ये है कि क्या कौमी वहदत के नाम पर इस मंसूबे को ख़त्म कर देना, तर्क कर देना ज़रूरी है, या कौमी वहदत के नाम पर इसके लिए कुछ मिल बैठ कर कोई ऐसा हल निकाला जाए कि कुछ और ऑप्शंस अगर निकल आएँ तो उन पर गौर किया जाना चाहिए या गौर किया जा सकता है। इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कौमी वहदत के नाम पर केनाल मंसूबा ख़त्म कर देना चाहिए है या इत्तेफाक राय से इसको बनाने का ऑप्शन अभी भी खुला है? नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर बताइएगा कि क्या होना चाहिए है और क्या हो सकता है आज की मीटिंग के बाद? देखिए, वो मैं जो है खुर्शीशा की स्टेटमेंट से एग्री करता हूं कि वो मामला ये उस वक्त सॉर्ट आउट हो गया था जब बिलावल भुट्टो जरदारी बैठ गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये तय हो गया था और इसका स्टेटमेंट भी आ चुका है कि ऐसी कोई नहर नहीं बनाई जाएगी जिसके ऊपर किसी सूबे को कोई एतराज होगा, और सूबों के एतराज के होते हुए कोई नहर नहीं बनेगी। तो ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। अब ये ठीक है क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी CCI से होनी है, तो इसलिए CCI का इजलास बुला के इस मामले को सेटल डाउन किया जाए। अब जो सवाल आपका है वो ये है कि क्या इस तरह प्रोजेक्ट को खत्म कर देना चाहिए? देखिए, अगर किसी सूबे को कोई प्रॉब्लम है, फर्ज कर ले वो ठीक है या गलत है, इससे बालातर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सूबा जो है वो किसी दूसरे के सूबे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हम सब इकाइयां हैं, विफाक की 4 इकाइयां अगर फर्ज करें एक दूसरे के को नुकसान होगा तो एक्चुअली पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। सो वो तमाम चीजें, वो रिजर्वेशंस वो दूर करके आपको उस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है, और वो बढ़ना भी है। ये नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया। प्रोजेक्ट ये जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो नहर होती है जिसका इंडिया में एक तजर्बा किया गया था रेगिस्तान के अंदर या चोलिस्तान की जो नहर होती है, ये कोई बहुत फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं होता अगर आप निकाल भी लें।
तो उसकी दूसरे अल्टरनेट मेथड्स मौजूद हैं, और जो पानी हमारे पास मौजूद है ज़ेरे ज़मीन, उसको इस्तेमाल करने का जो मेथड वो अपना बताते हैं, वो ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा बेहतर है और कम सरमायाकारी से हो सकता है। तो इसलिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं, ये कोई हटदर्मी नहीं होती इस तरह के मामलात के अंदर, या कोई जिद नहीं होती कि जी मैंने कह दिया कि ये मामला इस तरह से होना चाहिए। असल तो टारगेट आपको रखना चाहिए जो उसके आउटकम्स हैं, और आउटकम को किसी भी रास्ते से पूरा किया जा सके उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर कोई बेहतर रास्ता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मंसूबे में भी ऐसा नहीं हुआ, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि काला बाग डैम की तरह बहुत सारा इबहाम और बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हुए। काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये बताइएगा, ये मंसूबा अच्छा था नहीं अच्छा था, ये तो चले डिस्कशन एक तरफ, लेकिन हमें ज़रा ये समझा दीजिएगा कि इसका फैसला भी सड़कों पर लोग क्यों करना चाह रहे हैं? कौम परस्त क्या कहते हैं? आपको मालूम है जब PM की बात हुई बिलावल साहब से तो कहा यह गया कि जी बाहमी इत्तेफाक राय से और बाहमी मुशावरत के बाद हम देखेंगे बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। कौम परस्तों ने इस पर भी एहतजाज किया और फिर सारे के सारे सड़कों पर निकले। तो इस तरह के कौमी अहमियत के मामलात जो हैं काशिफ साहब, उस पर हम क्यों नहीं समझ पाते कि इनको किस तरह से बैठ के हल करना चाहिए, और इस तरह से अनाउंसमेंट से पहले, बड़ी अनाउंसमेंट से पहले एक दूसरे को एतमाद में ले लें? देखिए जी, नहरों के मामले के ऊपर पॉलिटिशियन सड़कों पे थे, इख्तलाफ था बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, एक दूसरे को ताना दे रहे थे, तो भी हमें एतराज़ था। फिर दोनों मिल बैठे, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी इस मंसूबे को हम डिले करते हैं, इसके ऊपर कोई और डिस्कशंस कर लेते हैं, डेलिब्रेशन कर लेते हैं, फिर भी हमें इख्तलाफ है। मसला ये है कि हमने ये देखना है कि जिसका काम है उसी को साजे। भाई नहरें निकालने का मामला है दो हुकूमतों के दरमियान, सूबे और विभाग के दरमियान। अगर 2 से 3 सूबे या 4 के 4 सूबे, क्या नहरें सिर्फ सिंध में निकल रही हैं? KPK की नहीं है क्या? बलूचिस्तान में खिची कनाल का मामला नहीं है? तो अब अगर उन तमाम चीज़ों को बैठ के ये तय कर लिया गया कि हमने इंटीग्रेट करना है और तमाम प्रोविंस के एतमाद को लेके चीज़ों को चलाना है, तो हमें फिर भी एतराज़ है। सो हमने तय कर लिया हुआ है कि कोई अच्छा काम हो तो भी उसमें से हमने कीड़े निकालने, उस पर एतराज़ रखना है। कोई बुरा काम हो तो भी हमने तनकीद करना हक समझते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो देना है ना। बहरहाल हुकूमतों ने आगे चलना है, निज़ाम ने आगे चलना है। फिर हमारा शिकवा ये है कि जी 50 साल हो गए, कोई काला बाग डैम नहीं बना, कहीं ये ना हो कि कैनाल्स भी ना बने, फिर हमें ये भी एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। सो मैं ये समझता हूँ इसमें बहैसियत कौम सियासतदानों की भी अगर जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, फिर सिविल सोसाइटी के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमें एक एक कदम पीछे हटना है। ये देखना है कि कौमी अहमियत के कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिसके ऊपर अमल करना चाहिए। उसका तरीकाकार अगर गलत था, ठीक कर लिया गया तो सियासतदानों ने ठीक कर लिया, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमने क्यों इस चीज़ को एक वावेला बना दिया कि जी हर सूरत या नहरें बने तब भी कंट्रोवर्सीज को हमने ब्लो अप करना है, ना बने तब भी हमने कंट्रोवर्सीज को ब्लो अप करना है। सो हमें थोड़ा सा को पॉजिटिव साइड पे भी जाना चाहिए, थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि चले एक मसला था, बैठ के दोनों लीडरान ने मामला तय कर लिया। अब जिन लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, जिन लोगों का मसला नहीं है, जब चारों सूबे बैठ के एक मामले पे पहुंच जाते हैं कि हमें ये फिजिबल है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या आज तक किसी ने ये पूछा कि ये नहरें जो निकाली जा रही हैं, इनके मंसूबे जो हैं, इसकी अप्रूवलें कब हुई हैं? पीपल्स पार्टी के दौर में इसकी अप्रूवल हुई, ठीक है, 2003 में हुई, 2008 में हुई, 2017 में हुई, 2024 में हुई। यानी कि तमाम सियासी जमातें जो बिला शिरकत गैर हुकूमत में रही, उन्होंने अपने अपने दौर में इनके मंसूबों को अप्रूवलें दी हैं। और अब मसला क्या है, उस वक्त अप्रूवलें दी, हकायक किसी को थे नहीं। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई बैठ के बात कर ले, हकायक को सामने ले आए। अब 2003 में किसकी हुकूमत थी, 2008 में किसकी हुकूमत थी, 2017 में किसकी हुकूमत थी, 2024 में किसकी हुकूमत थी, जब उन्होंने अप्रूवलें दी हैं। अगर उसमें कोई नीटी ग्रीटी है, बैठ के तय हो जाएगा। और ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ करता है, ये सिर्फ एक नहरों के ऊपर नहीं है, इसमें और बड़े मामला हैं, आपके फंड्स हैं, आगे बजट आ रहा है, बजट में प्रोजेक्ट्स हैं, सूबों को उसका हिस्सा है, ये तमाम चीजें उसमें ऑन द होल जो एजेंडे में जो है डिस्कस होता है। आजम साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो बार बार एक लफ्ज़ हम सुन रहे हैं, जो बात हम बार बार सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस मंसूबे को लेकर डिस्कशन होती है, ऑन स्क्रीन होती है या ऑफ स्क्रीन होती है, कहा यह जा रहा है, नाम ये लिया जा रहा है कि डिस्टेब्लिशमेंट चूँकि इस मंसूबे के पीछे है, इसलिए इसका एक सियासी पस मंज़र है और उस सियासी पस मंज़र की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर एतराज़ है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की बात करने से और इस तरह से इस इशू को बहुत ज़्यादा उछालने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में फ़र्क आएगा? ख़ास तौर पर जब हम सुन रहे हैं कि अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लग रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। आज़म साहब, देखिए आसमा, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझे कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ पर फूड सिक्योरिटी का सख्त बहरान आने वाले दिनों में, और स्पेसिफिकली पंजाब के पास जो ज़रूरी उसके ऊपर काश्त दी है, तो दुनिया भर के अंदर जो एक मॉडल कामयाब हुआ
रेगिस्तान के अंदर वो अरुंची मॉडल था जो चाइना के अंदर हुआ। चाइनीज एक्सपर्ट के ताउन के साथ ये जो कैनाल थी, इसका मंसूबा जो है वो बनाया गया और इस मंसूबे के बाद, इस मंसूबे का मकसद ये था कि हम उन जगहों पर पानी की रसद पहुंचाएं जहां पर बारिश नहीं होती और जहां पर पानी नहीं होता, ताकि हम उन इलाकों में अपनी जो फूड सिक्योरिटी के हमारे जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस कर सकें और पाकिस्तान को खुराक के इस बहरान से आने वाले दिनों में बचा सकें। ठीक है। अच्छा, ये तो एक इशू है और इस पे पूरी दुनिया काम करती है। अगर पंजाब इसके ऊपर काम कर रहा है तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है। सिंध ने भी इसके ऊपर अपनी कैनाल्स बनाई हैं, केपी भी बना रहा है। तो भाई आपका पंजाब के साथ क्या इशू है? पहली बात तो ये। दूसरी इशू ये है जिसका इशारा काशिफ साहब ने भी किया, नुशाद साहब ने भी किया, बात ये थी, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कॉम्प्रेस जमातें जो हैं वो सिंध के अंदर काफी मजबूत हो गई, तो पीपल्स पार्टी के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इस प्रोटेस्ट को लीड करके वफाक को तंग करना। ये प्रोजेक्ट नाट में रुकना है, इस प्रोजेक्ट में चलना है, आज नहीं तो कल सीसीआई के इजलास में बैठेंगे, कुछ मामलात होंगे। ये तो पीपल्स पार्टी को चाहिए ना कि उसने कॉम्प्रेस जमातों का जो एहतजाज था उसको कैप्चर किया है और वफाक की तरफ लेके गए हैं। अब वही उनके साथ बात करें, उनको बिठाएं कि सीसीआई इजलास में गवर्नमेंट दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पंजाब के जो पीएमएलएन के रहनुमा, ये आपस में बैठेंगे और बैठ कर इसको तय कर लेंगे। ठीक है, बैठकर अब इसको तय कर लेंगे। जब इतनी इसको एक हाइप मिल गई और इतना सारा एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, आवाम ने इस पर डिस्कशन शुरू कर दी और बहुत सारी जगहों पर इस मंसूबे को एक्सप्लेन भी नहीं किया गया था, बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं था, लेकिन फिर अभी हमने देखा कि सिंध में हुकूमत पर दबाव डाला गया और कहीं ना कहीं हुकूमत हमें इस दबाव में आती हुई दिखाई भी दी। शराज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हुकूमत का होमवर्क कंप्लीट नहीं था सर जब इस मामले को सामने टेबल के ऊपर रखा गया। ये मंसूबा कहा जा सकता है कैनाल मंसूबा गलत हिकमत अमली की नजर हुआ और गलत हिकमत अमली जो है वो हुकूमत की जानिब से थी? शराज साहब। एग्जैक्टली जी, यू जस्ट नेल्ड इट एंड दैट इज द रीजन। सबसे पहले दुनिया भर में ये होता है कि आपने अवेयरनेस कैंपेन चलानी होती है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होता है, उनकी राय ओपिनियन मैटर करता है, किसकी क्या रिजर्वेशन है, आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं, दूर करते हैं, कंसेंसस के साथ किसी ना किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बदकिस्मती के साथ इसमें सिर्फ अनाउंस हुआ और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि बस अनाउंस हो गया तो ले अब हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात काशिफ ने की कि जिसमें डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था बिटवीन द बिलावल भुट्टो जरदारी एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमें नजर आया कि पीपल्स पार्टी ने फिर उसके ऊपर किस तरह से स्टांस लिया, क्या किया। इनिशियली जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको प्रूव कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी किस तरह जो उन्हीं की पार्टी है उन्हीं के उसी सूबे को होल्ड करी कैसे कर रही है। नंबर 3, नेशनलिस्ट बहुत वीक हो गए हुए थे सिंध में, अगर आप रियलाइज करें तो उनकी पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उन्हें एक सर्वाइवल, एक रिवाइवल मिला अपनी पॉलिटिक्स का जो उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और जान डल गई उसमें। एग्जैक्टली, तो वो बड़े स्ट्रांग हुए और उन्होंने, बेशक पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बड़ा रोल प्ले किया फॉर द टाइमिंग इसको पोस्टपोन कराने में, मगर क्रेडिट नेशनलिस्ट लेके गए हैं, वो कॉन्फ्रेंस इसका क्रेडिट लेके गए हैं कि देखिए हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, हमने सिंध गवर्नमेंट को घुटनों पे ले आए, हमने उनको फोर्स किया कि वो सारा कुछ करें। मैं आजम की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। देखें ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये आगे जाके प्रूव होगा, क्या प्रोज एंड कॉन्स निकलते हैं वो जाएगा, मगर और हमें इसकी जरूरत भी है, ये नहीं कि नहीं है, मगर किस स्टेट में उसकी अवेयरनेस करें, आप लोगों को इंटीमेट करें, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, नहीं तो इसका हाल भी कालाबाग डैम की तरह होगा। सारी की सारी विजिबिलिटीज दुनिया भर की साबित करती है कि वो डैम आज भी हमारे मुफाद में है, मगर कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर कंसेंसस ना कर सके तो हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस और लूज कर दिया हुआ है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और आखिरी बात जो आजम ने बात की फूड सिक्योरिटी की, तो वो तो गंदम का हाल आप लोगों ने देख लिया कि पंजाब में किसान किस तरह जलील हो रहा है। एक पिज़्ज़े के बराबर में 1 मन गंदम की कीमत होगी हुई है। तो अगर हम अपने किसानों से ये स्कूल सलूक करेंगे तो ये नहरें भी हमारी फूड सिक्योरिटी को कवर अप नहीं कर सकेंगी, लोगों ने गंदम उगानी बंद कर देनी है। तो वहां पे भी लैक हो रहा है कोऑर्डिनेशन का, हिकमत अमली का, और क्या स्टेप्स हम अपने फार्मर्स के हवाले से टेकअप कर रहे हैं कि जिसमें हम उन्हें रिलीफ दें। अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट वहां पे लैग कर रही है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट और सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जो फ्यूचर में भी आगे और बढ़ेंगी। सही है जी। जो बेसिक यानी एक जड़ जिसे कहा जा सकता है मसले की, वो ये है कि इत्तेफाक़े राय नहीं है। इत्तेफाक़े राय क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी ऐसे बड़े मंसूबे से पहले, उसकी अनाउंसमेंट से पहले या उस पर अमल दरामद से पहले किसी को एतमाद में ही नहीं लिया जा रहा है। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो शायद सिचुएशन अभी ये ना होती जिसको हम यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जिस पर ऐसा लगता है कि दूसरों को एतमाद में नहीं लिया गया या दूसरों से कुछ सीखा नहीं गया है। PIA के क्या हालात हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि पंजाब
सूबा जो है वो अपनी एक एयरलाइन लाना चाह रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बड़ा जो रेलवे सिस्टम है नया उसको भी शुरू करने जा रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर जो है वो ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन ये मंसूबा है। जिस मुल्क में बताया जाता है जिस सूबे की चलें अगर हम बात कर लें कि कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं जिस सूबे पंजाब में जो तालीम के हक़ से महरूम हैं, वहाँ क्या इतने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स शुरू करना अक्लमंदी है, दानिशमंदी है, या पहले बेसिक्स पे हमें तवज्जो देनी चाहिए? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। PIA कभी दुनिया की हम जानते हैं बेहतरीन एयरलाइन होती थी। कितनी एयरलाइंस और कितने एयरलाइंस का अमला जिनको हमने तरबियत दी और आज वो कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ पर पड़े हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने माजी से कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट भले लगते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का जो पहले हमने हाल किया है, लगता है ऐसा कि हम वही हाल करने जा रहे हैं जब तालीम ही नहीं होगी। जो बच्चे 1 करोड़ बच्चे, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ पंजाब के अंदर ये वो अदाद शुमार है जो सामने आ जाते हैं, जो सामने नहीं आते वो अलग हैं। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तालीम का हक़ नहीं है, और ऐसे सूबे के अंदर तालीम को जो स्कूल्स हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को। वहाँ पर ये बड़े बड़े मंसूबे जो हैं ये शुरू करने की ज़रूरत है। नशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, हमें ज़रूरत है इतने महंगे बुलेट ट्रेन मंसूबे की? जो सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क में है सर, उसको मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, एक तो ये बात अब जो है ना, ये काफ़ी इस पे डिबेट हुई हमारे मुल्क के अंदर। ये जो आपको याद होगा किसी ज़माने में जंगला बस सर्विस कही जाती थी, फिर वो जंगला बस सर्विस जो है वो KPK में भी बनी। फिर जो यहाँ ट्रांसपोर्ट की ये जो EV बसों की बात हुई या ट्रांसपोर्ट की प्रोविजन की बात हुई, तो फिर उस वक्त कराची और सिंध में भी इसकी ज़रूरत महसूस की गई, उन्होंने भी की। जो बुलेट ट्रेन की हद तक का मामला है, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह जिस ज़माने में मोटरवे शुरू की गई थी, तो बहुत सारे लोग ये समझते थे, और मुझे आज भी याद है कि कुछ लोग इसकी तनकीद इस तरह से करते थे कि हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक ही नहीं है कि लाहौर से जो है इस्लामाबाद के अंदर इतनी कोई हमें ज़रूरत है इस तरह की मोटरवे की, और ये वो इस तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जो इस तरह के मंसूबे हैं, ये आपकी प्रोग्रेस के जो जिसे कह लें कि फ्लैग बेरर्स होते हैं। अच्छा। और आपकी प्रोग्रेस जो है, इससे आपको कुछ लीड्स मिलती हैं जिससे आप फर्दर टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग में कामयाब होते हैं। जिस तरह आज हम मोटरवे की कारपेटिंग खुद कर लेते हैं, या आज हम मोटरवेज खुद बना रहे हैं, जिस तरह हम ब्रिज टेक्नोलॉजी जो है वो जो ओवरहेड ब्रिज है उसकी बनाने की हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली, और हमारी लोकल फर्म्स बना रही हैं, और ये प्रोग्रेस का एक एरिया है जिसको होने देना चाहिए। जहां तक PIA और एयरलाइंस का मसला है, मैं नहीं समझता कि पंजाब को जो है वो कोई एयरलाइन चलानी चाहिए। उसकी एक बड़ी मेजर रीजन है। देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम सरकार के जो उसमें कंट्रोल में चलने वाले इदारे हैं उनकी हम निजकारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है वो सरकारी सिस्टम जब भी हम चलाते हैं वो हमसे चलता नहीं है, और हमारे जो वो इदारे हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। हम PIA की निजकारी कर रहे हैं और पंजाब की एयरलाइन बनाना शुरू कर रहे हैं, और पंजाब भी तो अगर फर्ज कीजिए पंजाब उसको कोई एयरलाइन शुरू करेगा तो वो भी सरकारी एयरलाइन की तरह होगी, और हमारा जो एक्सपीरियंस है सरकार की रहनुमाई में जो इदारे चलाने का वो कोई अच्छा नहीं है। हमारी अभी रेलवेज भी तो सर, यही तो सर फिर मेरा सवाल है कि पंजाबी जो मंसूबे हैं इनका आगाज़ जो है वफाक में जो उनकी पॉलिसी है निजकारी की, उसको सर जस्टिफाई करता है किसी तौर? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये करता है। और जो ये बात आपने कही है ना कि सूबों की चूंकि जिम्मेदारी है, ये पॉवर्टी एलिवेशन का रिस्पांसिबिलिटी, अमन व अमान की रिस्पांसिबिलिटी, उनको अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ये जो बुलेट ट्रेन है ये बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। ये एयरलाइन की निस्बत एक डिफरेंट बात है। बुलेट ट्रेन जो है वो आपके वक्त को कम करके आपकी जो लोड अब मोटरवेज पे डेवलप हो रहा है, और आप इस्लामाबाद लाहौर की मोटरवे सफर करें, आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी लाहौर की सड़क पे जो है वो सफर कर रहे हैं, इतना रश हो चुका है उस रोड के ऊपर। तो उसकी तो जरूरत समझ में आती है, लेकिन एयरलाइन की मुझे नहीं समझ में आती कि कोई सूबे को अभी जरूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट। इसकी निस्बत पैसा, हेल्थ और जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, उसके ऊपर सर्व किया जाना चाहिए, वहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है। काशिफ साहब, आप नशाद साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ऐसे मंसूबों की भी हमें जरूरत है? इससे रोजगार पैदा होगा तो लोगों के पास ज़ाहिर पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे, पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात खरीद सकेंगे। सर देखिए, तख़य्युलाती तौर पे चीज़ों के ऊपर सवाल उठाना, चीज़ें बात करना हर किसी का हक़ है, आपका भी हक़ है, हमारा भी हक़ है। लेकिन मसला ये है कि ना बुलेट ट्रेन बन रही है, ना एयरलाइन चल रही है।
अभी एक खबर सामने आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला साहिबा ने एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है। उस वर्किंग ग्रुप को कहा कि आप फिजिबिलिटी बना के दें कि आया एयरलाइन बनाना हमारे लिए सूदमंद है या नहीं है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हमारे लिए सूदमंद है या नहीं है। अब हमने उसको इस तरह का रंग दे दिया कि जैसे वो कल ही जनाब उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर टेंडर हो गया और चीज़ें चलनी शुरू हो गई। दूसरी बात यह 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है ग्रुप बनाया ना, उस ग्रुप में तो हम शामिल नहीं, हम अपनी राय तो दे सकते हैं, शायद कि सुनवाई हो जाए, आप लोगों की आवाज पहुंच जाए। बात ये है कि अभी कोई चीज सामने तो आए। अभी ये कनाल्स के इशू के ऊपर एक मामला बना, दोनों लीडरान ने बैठ के आपस में चीज़ें तय कर ली, बात खत्म हो गई। अभी एक वर्किंग ग्रुप है, अभी उसकी फिजिबिलिटी सामने आएगी, उसके बाद PC1 बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद चीज़ें चलेंगी। ये बड़े लवाजमात हुआ करते हैं। ये ख्याली तौर पर जो सा चीज़ें नहीं हो सकती। मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब समझती है कि उनके पास इतने फंड अवेलेबल है और चीज़ें चला सकती हैं। देखें, हर दौर में तरक्की के जो प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर हमेशा ऐसे ही तनकीद हुआ करती है, बाद में सब उसके बेनिफिशियरी हुआ करते हैं। ये जवाब देना सूबे ने कि उसके पास फंड्स हैं या नहीं है, वो कैसे चलाएंगे, क्या उसकी होंगी चीज़ें, क्या नहीं होंगी। जो निशाद साहब ने कहा कि जिस वक्त ये जंगला बस सर्विस का मजाक उड़ाते थे KP के, आज वहाँ पे ही बनी हुई, हर जगह बनी हुई। हो सकता है कल KP के हुकूमत का जी हम भी अपनी चीज़ें। आजम साहब, आप भी ये समझते हैं कि ऐसा हो रहा होगा? आज जिस चीज़ को हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कल को हम देख रहे हों कि बाकी उसको फॉलो किया जा रहा है। और सर मुझे सब ये फरमा दीजिएगा कि जो बड़े मंसूबे हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर किसी सूबे के अंदर अच्छी हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए, उसको क्यों हम फॉलो नहीं कर रहे होते? कहीं पर अगर एजुकेशन को लेकर हम कोई ऐसा सूबा है जो बच्चों के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसको हम फॉलो क्यों नहीं करते? ऐसी चीज़ों पर जिस पर हमारे बड़े बड़े बोर्ड्स लग जाएँ, हमारे नाम के साथ हो तख्तियाँ लग जाएँ, उन मंसूबों पर सारे का सारा ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पर आजम साहब आप खुद भी गवाह होंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारे मंसूबे शुरू करने के बावजूद हुकूमत जो है वो तनकीद का निशाना बन रही है कि जी ये कहीं ना कहीं बानी PTI की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने के लिए, जिन लोगों के दिलों में है, जो सपोर्टर्स हैं, उनकी सपोर्ट खत्म करने के लिए सारे मंसूबे हो रहे हैं। आसमा देखिए, एक चाइनीज कोड है कि अगर आप किसी मुआशरे की तरक्की चाहते हैं, किसी इलाके को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सड़क बनाते हैं। जहाँ पे सड़क बनती है वहाँ पे तरक्की आती है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद की इस रोड की स्टडी करें तो एक रिसर्च के मुताबिक रेलवे जो पूरे पाकिस्तान में मुनाफे में नहीं है, सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर रावलपिंडी सेक्शन पे मुनाफे में है। इसी तरह से मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मुनाफे में है। इस रोड की बाकायदा स्टडी है। देखिए, बुलेट ट्रेन से क्या होगा कि आपका जो 4 घंटे का ट्रेवल है वो 2 घंटे में, 2.25 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात तो ये मनसूबा जो है गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। देखिए सर, इस पे एक रिसर्च है, ये मैं आपसे ऐसे बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये रिसर्च है कि ये सबसे बेनिफिशियरी जो ट्रैक है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है। कि देखिए, ये इस रोड की बाकायदा स्टडी है कि ये प्रॉफिटेबल रूट है, जिस रूट के ऊपर अगर बुलेट ट्रेन लॉन्च की जाती है तो प्रॉफिटेबल होगी। दूसरी चीज ये है कि सूबे को चाहिए कि सूबा ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करे जिसे दूसरे सूबे अडॉप्ट करें। आप देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है। अगर पंजाब एयरलाइन का एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता है तो आप देखिए, बलूचिस्तान में जो सफर था पहले ग्वादर से कराची तक का सफर जो था 3 दिन में होता था, अब ग्वादर से कराची का सफर सिर्फ 10 आवर्स में है। तो दूसरे सूबे इसकी तकलीद करते हैं और इस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं तो ये कामयाबी की तरफ होगा। नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है पंजाब के अंदर, बड़जा टाउन में पंजाब गवर्नमेंट जो बना रही है, जहाँ पे हॉस्पिस यानी कि लेवल 4 के मरीज पूरे पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं लेता। ठीक हो गया आजम साहब, यही सवाल लेके दूसरे सूबों को ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। लेकिन एक ही पार्टी जो है वो एक दूसरे को अपने लिए मिसाल नहीं समझ रही। जो वफाक में वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं उनके लिए CM साहिबा जो कर रही हैं वो मिसाल नहीं है, और CM साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म को मिसाल नहीं समझती जो कुछ वो वफाक में कर रहे हैं। मैं शराज साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। वफाक में एक हुकूमत जो है वो PIA से जान छुड़ा रही है। एक सूबे में हम देख रहे हैं जहाँ पर उसी पार्टी की हुकूमत है, वो इस तरह का मनसूबा लाना चाह रही है PIA के जैसा। तो सर ये तजाद मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप अगर समझा पाए हमें, मेरे देखने वालों को। साहिबा, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। और अगर आप याद हो तो गलती से CM साहिबा के मुंह से ये निकल गया था कि पंजाब, और इनिशियली वो तो PIA को भी लेने की हक में थी, जिसमें स्टेटमेंट्स भी बाहर आए कि फिर इसको फौरन ओवरकम किया गया था कि नहीं अपनी एयरलाइन की बात की जा रही है। और अब चूंकि वो बात CM साहिबा के मुंह से निकल आई थी तो लिहाजा ये बात यहाँ पे ली जा रही है। मेरा ख्याल तो ये है कि फिर थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, और अगर समझते हैं कि इनमें इतने मैनेजमेंट
और बिजनेस स्किल्स हैं, तो फिर पीआईए को पंजाब ले लो और चला के उसको दिखाए। और अगर आप जरा पीआईए की बर्बादी के ऊपर नजर डालेंगी तो फिर आपको रियलाइज होगा कि पीआईए की बर्बादी की सबसे बड़ी रीजन वहां पे पॉलिटिकल हायरिंग्स ऐसे थी, ही। और वो 2 पॉलिटिकल स्टाफ थे जिसमें एयर लीग और पीपल्स यूनिटी, जो बाकायदा 2 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी उस लेबर को सपोर्ट करती थी, और किस किस सियासी रहनुमा के रिश्तेदारों को वहां पे भर्ती किया गया और कहाँ कहाँ की पोस्टिंग दी गई, ये मैं नहीं कह रहा है, सारा पीआई के रिकॉर्ड में है, तो चीजें सामने नजर आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब एयर वाला तो शायद एक पंजाबी में कहते हैं फड़ मार गए थे, तो अब उसको ओवर पार और ओवरकम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये कह दिया तो चलो अब किस तरह करके दिखाएं। शराब साहब, जहाँ तक बात है बुलेट की, आजम सब नहीं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, टाइम कम है मेरे पास। शराब साहब ऐसा नहीं है, देखिए ये शराब साहब देखिए ये पब्लिक बुलेट ट्रेन बनी ये सही है, प्राइवेट बल्कि जो सबसे चीज है लाहौर और पिंडी के दरमियान में वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपका लाहौर और पिंडी का जो रेलवे ट्रैक है वो सिंगल है। अगर आप और आज तक उस ट्रैक को डबल नहीं किया गया, अगर आप लाहौर और पिंडी के ट्रैक को डबल कर दें तो वहां पे ट्रेनों की आमदोरफ्त बढ़ जाएगी, वहां पे उनके ज्यादा से ज्यादा उस ट्रैक पे डबल ट्रेन चलेंगी। आज भी एक साइड पे कहीं ना कहीं किसी जंक्शन पे किसी ना किसी स्टेशन पे ट्रेन को रुकना होता है, दोनों साइड में से किसी एक वाली, और फिर दूसरी ट्रेन गुजरती है। मिसाल के तौर पे अगर आप वो ग्रीन लाइन में सफर कर रहे हैं तो ग्रीन लाइन एक वीआईपी ट्रेन है जिसके लिए रास्ते में सारी ट्रेनों को रुकवाया जाता है और चलती है। नौशाद साहब कुछ कह रहे हैं, शराज साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरी सॉरी, बट आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जो मंसूबे पहले से मौजूद हैं या जिससे से आप ट्रेन की बात करें जिन पर लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं उनको तो पहले आप सही कर लें। जहाँ पर पटरियों के मसाइल हैं, जहाँ पर फाटक के मसाइल हैं, जहाँ पर अमले के मसाइल हैं, जहाँ पर टाइमिंग के उसका है कि कब ट्रेन चल रही है कब नहीं चल रही है, उसको ही आप सही कर लें जो पहले से मंसूबे, तो ये चीजें करने की जरूरत ही पेश ना आए। नौशाद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कहना चाहूंगा कि बजाय इसके कि ट्रैक ठीक किए जाएं, ये आपने देखा लाहौर में ये जो जिसको फिर ये जो जंगलाबाद सर्विस की बात होती थी, इसके जरिए ट्रांसपोर्ट लाहौर में डील की गई है। जो पुरानी ट्रांसपोर्ट थी वो नहीं डील की जा सकती थी, वो सिस्टम नहीं ठीक किए जा सकते थे, नया सिस्टम बना और अब लाहौर में ट्रांसपोर्ट। सर बहुत माजूम के साथ फिर ये सिस्टम भी इन्हीं लोगों ने खराब किया है। सर ये पुराना सिस्टम भी इन्हीं लोगों ने खराब किया है, अगर खराब करने के जिम्मेदार ये हैं, अगर ये सही नहीं कर सकते तो फिर इनको नया सिस्टम भी नहीं लाना चाहिए। सर आवाम के ऊपर मेरे ख्याल में मजीद बर्डन नहीं डालना चाहिए। आसमा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं फिर जंगला बस सर्विस भी नाकाम हो चुकी होती अगर आपकी मैं लॉजिक से एग्री कर लूं। देखें बात समझे, बाज़ औक़ात कुछ सिस्टम इस हद तक वो जो है वो हो जाते हैं खराब कि उसको ठीक करना मुमकिन नहीं रहता, इसलिए ये बेहतर होता है कि उसकी जगह एक इन प्लेस कर दिया जाए नई टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट सिस्टम, और हमने आगे बढ़ना है। सारी जिंदगी हमने चलिए सर सही हो गया। दुनिया भर की स्टडीज बताती है कि आप नए प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। टाइम खत्म हो गया, सही है, नए प्रोजेक्ट की तरफ मेरे ख्याल में जाना चाहिए, क्योंकि पीआईए ने जो आखिरी मुनाफा कमाया था वो 2003 में उसने कमाया था और उसके बाद से वो लॉस है, तो भाई उसको सही ना करो, उसको बंद कर दो। ये हमारे कुछ तज्जियाकार फरमा रहे हैं। कैरी सी नोट पे जी प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं आपसे।